हेलो एवरीवन। अपने इंडियन पॉलिटी रिवीजन सीरीज के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है भारत परिषद अधिनियम 1861। और अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। भारत परिषद अधिनियम से संबंधित प्रश्नों को करने से पहले सबसे पहले हम भारत परिषद अधिनियम के पृष्ठभूमि को समझेंगे और समझेंगे कि आखिर में यह अधिनियम क्यों लाया गया था। तो अगर बात करें सबसे पहले कारण की, तो सबसे पहला कारण था शासन में भारतीयों को शामिल करना। अर्थात अंग्रेजों को अब ये लगने लगा कि अगर उन्हें भारत में शासन करना है तो भारतीयों का समर्थन जरूरी है। इस वजह से कुछ रियायतें उन्होंने भारतीयों के लिए दी और पहली बार भारतीयों को विधि निर्माण की प्रक्रिया में जोड़ा गया। हालांकि उनको कोई विशेष अधिकार नहीं दिए गए थे, बस उनको शामिल किया गया था उस परिषद में। दूसरा कारण था प्रशासन के विकेंद्रीयकरण के लिए। जैसा कि अब तक हम लोगों ने पढ़ा है किस प्रकार से गवर्नर जनरल या फिर वायसराय की शक्तियों को बराबर बढ़ाया जा रहा था, लेकिन अब उनको यह महसूस होने लगा कि ज़्यादा केंद्रीयकरण अगर शक्तियों का किया जाएगा तो यह व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी और इसलिए अब शक्तियों का विकेंद्रीयकरण किया जाने लगा। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा समझेंगे केंद्रीयकरण क्या होता है और विकेंद्रीयकरण क्या होता है। मान लीजिए भारत है और भारत में एक केंद्र सरकार है, फिर अन्य राज्यों में राज्य सरकारें हैं और राज्यों के अधीन ही पंचायतें भी हैं। तो अगर मान लीजिए केवल केंद्र को ही यह पूरी शक्ति दे दी जाए कि वह सभी राज्यों के लिए कानून बनाएगा, यहाँ तक कि सभी पंचायत और नगर परिषदों के लिए भी कानून यह केंद्र सरकार ही बनाएगा, तो इसको कहेंगे केंद्रीयकरण। अर्थात सभी शक्तियाँ क्या हो गई, एक केंद्र में सीमित हो गई, एक जगह सीमित हो गई। लेकिन भारत में हम देखते हैं कि केंद्र सरकार के कानून अलग हैं, वह अलग कानून बनाती है। इसके अलावा राज्य सरकारें अपना अलग कानून बनाती हैं और पंचायतें अपने स्तर पे अपने हिसाब से शासन व्यवस्था चलाती हैं। तो इसको कहा जाता है विकेंद्रीकरण या फिर शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है इसमें, जिससे कि शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा सके। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो इस अधिनियम के माध्यम से भी विकेंद्रीयकरण की प्रक्रिया अब अपनाई जाने लगी। तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो बम्बई और मद्रास के विधि निर्माण तक की प्रक्रिया को बंगाल के गवर्नर जनरल या फिर वायसराय के अधीन कर दिया गया था, अब उनको फिर से वापस दे दिया गया। अर्थात शक्तियों का अब विभाजन कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया। तीसरा कारण था गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ाने के लिए। जैसा कि हमने शुरू से देखा है किस प्रकार से गवर्नर जनरल या फिर वायसराय की शक्तियों को बराबर बढ़ाया जा रहा था, तो इस क्रम में अब गवर्नर जनरल को अध्यादेश की भी शक्ति प्रदान कर दी गई। इसके अंतर्गत अब यदि परिषद सत्र में नहीं है तो गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था और अपना निर्णय ले सकता था। फिर अगला कारण था पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत। इस अधिनियम के अंतर्गत पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई, अर्थात विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। जैसे भारत में इस समय रेल विभाग, वित्त विभाग, अन्य विभाग होते हैं, ठीक उसी प्रकार से अब इस अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल ने पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की। तो ये था भारत परिषद अधिनियम की कुछ पृष्ठभूमि और उसके कारण, जिससे कि अब इससे बनने वाले प्रश्नों को हमें समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। प्रश्न है, आधुनिक भारत में सर्वप्रथम प्रतिनिधि प्रणाली का आरंभ करने वाला अधिनियम कौन सा था? तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम ही भारत में सबसे पहले प्रतिनिधि प्रणाली का आरंभ करने वाला अधिनियम था। इसका मतलब इस अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया, अब भारतीयों को भी परिषद में शामिल किया गया और उनको भी विधायी कार्यों में सहयोग के लिए रखा गया। अर्थात अब भारतीय प्रतिनिधियों को भी इस विधायी प्रक्रिया में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया? तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से ही सबसे पहले भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे दी गई थी? तो यह शक्ति वायसराय को दी गई थी। जब परिषद सत्र में नहीं है तो उस समय वायसराय अध्यादेश जारी करके कानून निर्माण कर सकता था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा मद्रास एवं बंबई की प्रेसिडेंसियों को फिर से विधायी शक्तियां देकर
विकेंद्रीयकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से ही फिर से अब बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को यह अधिकार दे दिया गया कि वह अपने विधि को बना सकते हैं, अर्थात अपने क्षेत्र में नियम कानून को बनाने का अधिकार उनको दे दिया गया। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्ति विभाजन के सिद्धांत की संकल्पना की गई थी? तो वह था भारत परिषद अधिनियम 1861, जिसमें शक्तियों का विभाजन किया गया, अर्थात विकेंद्रीयकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ किया गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने शुरुआत की। किसकी शुरुआत की? तो जैसा कि मैंने बताया, पोर्टफोलियो प्रणाली या फिर विभागीय प्रणाली की शुरुआत 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण हेतु सम्मिलित किए जाने वाले कितने अतिरिक्त सदस्यों की संख्या का उपबंध किया गया था? तो जब 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम आया तो उस समय उस कार्यकारी परिषद में कम से कम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों को शामिल किए जाने का उपबंध किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल कितना था? तो जो ये 6 से 12 के बीच में लोगों को शामिल किया जाना था, उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता था। अगला प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत किन प्रांतों में स्थापित की गई विधान परिषदें थी? तो उस समय 3 जगह विधान परिषदों की स्थापना की गई। बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में 1866 में और पंजाब में 1897 में। तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि विधान परिषदों की स्थापना 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से ही की गई थी। और इस विधान परिषद में कैनिंग के द्वारा 3 भारतीयों को शामिल किया गया था, जिसमें एक पटियाला के राजा थे, एक वाराणसी के राजा थे और एक दिनकर राव थे। इनको शामिल किया गया था इस विधान परिषद में। अगला प्रश्न है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य को किस रूप में सम्मिलित किया गया था? तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य को 5वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, वायसराय को परिषद के कार्य संचालन हेतु नियमों तथा आदेशों के निर्माण का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा वायसराय को परिषद के कार्य संचालन हेतु नियमों और आदेशों के निर्माण का अधिकार दिया गया था, अर्थात जिस परिषद का निर्माण हुआ था उससे संबंधित नियम और आदेश वायसराय बना सकता था। अगला प्रश्न है, वह अधिनियम जिसमें भविष्य की प्रतिनिधि सरकार के शुभारंभ का प्रथम प्रयास किया गया था, वह अधिनियम कौन सा था? तो वह अधिनियम था भारतीय परिषद अधिनियम 1861, जिसके अंतर्गत गठित विधान परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया, जो कि आगे चल के भविष्य की प्रतिनिधि सरकार का आधार बनेगा। अगला प्रश्न है, वायसराय को अपनी परिषद के सदस्यों में कार्य विभाजन, पोर्टफोलियो विभागों का बंटवारा, इसका अधिकार दिया गया किस अधिनियम के द्वारा? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। आपको मैं बता दूं कि इसमें जितने भी प्रश्न शामिल किए गए हैं वह विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे यूपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं, बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। इसके अलावा अन्य स्टेट पीएससी जो होते हैं उनके अंतर्गत एसएससी, रेलवे तथा अन्य जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सभी एग्ज़ाम में पूछे गए ये प्रश्न हैं। तो आप देख सकते हैं कि पृष्ठभूमि को समझ लेने के बाद कितना आसान हो जाता है प्रश्नों को करना। अगला प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अधीन गठित वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रशासनिक सेवा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो उसमें कुल 3 प्रशासनिक सदस्य थे। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में मद्रास तथा बंबई प्रांतों की विधानसभाओं को विधि निर्माण हेतु सशक्त किया गया? तो भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा ही फिर से मद्रास और बंबई को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने 1861 के भारत परिषद अधिनियम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो जितना हो सके
इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। इन सभी क्लासेस की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप विश्वास रखिए, ये ऐसी क्लास है कि आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो प्रश्न आपको इन्हीं क्लासेस से मिलेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप जाके इंडियन नेशनल मूवमेंट वाली क्लास को चेकआउट कर सकते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम का पेपर उठाइए, सभी प्रश्न उसी वीडियो लेक्चर से आपको मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। थैंक यू।